हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। उसी में चैप्टर नंबर 9 देखा, इंटरनल ट्रेड, राइट। एंड टुडेज आवर टॉपिक चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10, इंटरनेशनल ट्रेड. So difference between internal trade and international trade is internal trade which take place within the boundary of the country. कंट्री के अंदर ही जितने स्टेट्स या सिटी है उसमें जो ट्रेडिंग या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस होती है उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं. और इंटरनेशनल ट्रेड यानी जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग करती है, बाइंग एंड सेलिंग, जिसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, राइट. मैंने पहले भी बहुत बार समझा इसका मीनिंग, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट है उसको हम दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट. और जब हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में मंगवा रहे हैं, जिसके लिए हम उनके लिए वर्ड करेंगे बाय, जिसके लिए हम दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे इम्पोर्ट. तो वो आता है इंटरनेशनल ट्रेड में. आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन जो दी है, अकॉर्डिंग टू द थॉमस, exchange of product of one country with another country means foreign trade. अभी इंटरनेशनल ट्रेड है, उसका दूसरा नाम क्या कहेंगे? फॉरेन ट्रेड. क्यों फॉरेन ट्रेड कहेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्री जो हमारी कंट्री नहीं है, दूसरी कंट्री, उसको हम कहेंगे फॉरेन कंट्री से ट्रेड हो रहा है, इसलिए कहेंगे ट्रेडिंग, फॉरेन ट्रेड. और ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसमें क्या है? इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं. इम्पोर्टेंस यानी क्यों ये जरूरी है और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड से, वो देखते हैं. स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में क्या किया जाता है, इम्पोर्टेंस के जो भी आपके इम्पोर्टेंस वर्ड है उसका सिनोनिम दिया जाएगा, जैसे कि सिग्निफिकेंस. तो राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस, राइट. कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में. इम्पोर्टेंस एंड दूसरा उसको कहेंगे सिग्निफिकेंस, राइट. तो भाई क्यों जरूरी है, उससे हमें क्या बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड से. तो सबसे पहले बेनिफिट जो है, फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. सबसे पहला बेनिफिट है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. अभी डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? तो लेबर्स यानी जो काम करते हैं वो डिवीजन यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन या एम्प्लॉय कोई स्किल पे स्पेशलाइज्ड है, उसके पास स्पेशल नॉलेज है. जैसे कंप्यूटर का नॉलेज है, उसको हम इंजीनियर स्पेशलाइजेशन, उसमें पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल है, सॉफ्टवेयर है, व्हाटएवर, तो उसको कहेंगे वो पर्सन वो चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेजेबल है, उसको कहेंगे स्पेशलाइजेशन. अभी क्या है स्टूडेंट्स कि सभी कंट्री में सारे एक ही जैसे एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे. जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन है, इसलिए आपको वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है. आपके पास इंडिया में डॉक्टर्स मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स जो अभी चल रहा है वो मिल सकते हैं. और दूसरी कंट्री में क्या होता है, सारे सेम काइंड ऑफ कोर्सेज नहीं होते अवेलेबल, तो आपको सेम काइंड ऑफ लेबर्स नहीं मिलेंगी. तो आपको क्या करना है, आपको इंडिया कंट्री जो है उसका स्पेशलाइजेशन या लेबर्स है उनकी स्किलफुल का प्रोडक्ट चाहिए, तो आप इंडिया कंट्री से क्या करवाएंगे, इम्पोर्ट करवाएंगे. देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है. As the natural resource of the different countries have been distributed unequally, all demanding items cannot be produced in one country, and in a country where the production of a particular item is suitable, such can be manufactured easily and at a low cost and can be exported to another country. क्या कह रहे हैं कि सारी जगह जो है कंट्री है, जितनी भी जापान, चाइना, यूएसए, अमेरिका या इंडिया, व्हाटएवर, उन सभी कंट्री में रिसोर्सेज कैसे हैं, अनइक्वल है. भगवान ने सोच समझ के किसी को लैंड एरिया ज़्यादा दिया, कम दिया, या कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम है, ऐसा नहीं है. अनइक्वल रिसोर्सेज है. देन in the same way, some demanding items can be imported from a foreign country, and due to international trade, both the importing as well as exporting country are
बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने नहीं होते हैं, हमें दूसरी कंट्री से क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनी के हैं हमारे पास, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाला जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या स्मार्ट टेक्नोलॉजीज जो है हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज ज़्यादा है, वहाँ पे लेबर्स इतने अच्छे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज अच्छा है, स्पेशलाइज्ड है वो। और जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, तो नेचुरल प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, स्पाइसेस के रिलेटेड है, तो वो हमारे पास वो एग्रीकल्चर या ये सारी नॉलेज ज़्यादा है, तो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प करती है, लेकिन पैसे लेने के बाद ही ट्रेड करते हैं, हम फ्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये हुआ। सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब स्टूडेंट्स कंट्री जनरली आपको माइंड में याद रखना है, कंट्रीज आर ऑफ 3 टाइप। कौन सी 3 टाइप है? तो डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। अभी आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, कि जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है यानी उसके पास पैसे हैं, पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम, सारी चीज़ें कैसी है कंट्री की, अच्छी है। डेवलपिंग यानी ING है, अभी भी वो कौन से स्टेज में है, डेवलपिंग के स्टेज में है। डेवलपमेंट की और है, जैसे कि इंडिया इज ए कंट्री विच इज डेवलपिंग, अभी बहुत डेवलप नहीं है। और अंडर डेवलप यानी वो तो अभी डेवलपिंग स्टेज में आएगी, उसके बाद वो डेवलप स्टेज में जाएगी। तो अंडर डेवलप कंट्री में क्या है, कोई भी ज़्यादा नेशनल इनकम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो दैट कंट्री इज नोन फॉर द अंडर डेवलप। तो किस कौन सी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। Underdeveloped countries can import the things like foreign technology, modern administrative knowledge, research and foreign capital. Less developed countries can make development possible by entering into the contract of cooperation in industry and business with other countries. अभी underdeveloped countries को क्या हो सकता है, बेनिफिट तो डेवलपमेंट का। कैसे? तो वो लोग क्या कर सकते हैं, they can import the things from developing and developed countries जो ऑलरेडी उनकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। इवन 2 कंट्रीज मिलकर साथ में क्या कर सकती है, कोऑपरेशन साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकती है। तो अंडर डेवलपमेंट कंट्री का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Resources students could be of land, labor, entrepreneur, capital। जितने भी resources कंट्री के पास है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यानी यूज हो सकता है, और उसके सामने हमें पैसे, प्रॉफिट, नेशनल इनकम मिल सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्स यूज करेंगे तो we will be in a benefit stage। Then fourth is the development of auxiliary services, benefit of auxiliary services. If you remember students, in the first chapter we have seen there are 3 industry, primary, secondary, tertiary। tertiary और service sector को हम कहेंगे auxiliary services। auxiliary services का मतलब होता है services which can help in completing or finishing trading process, उसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आ सकता है, इंश्योरेंस आ सकता है, बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज आ सकता है। सो ये सारी सर्विसेज का भी डेवलपमेंट हो सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगी, क्योंकि उसके लिए हमें कम्युनिकेशन भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वाटर चाहिए, रोड फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटी चाहिए। तो धीरे धीरे कंट्री की वो सर्विसेज भी क्या हो जाएंगी, डेवलप होती जाएंगी। फिफ्थ है टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, price stability। Easily available item of a country can be exported to overcome price fall, and highly demanding items can be imported to control the price hike।
क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी खुद की कंट्री की प्राइस को स्टेबल करने के लिए भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक हाईली डिमांडिंग आइटम्स कैन बी इम्पोर्टेड टू कंट्रोल द प्राइस हाइक, यानी क्या होते हैं, बहुत डिमांडेड जो प्रोडक्ट है उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे कंट्री के जो भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है अगर प्रोडक्ट के, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री के भी इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वे प्राइस लेवल कैन बी स्टेबल बाय मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इससे हमारी कंट्री को भी बेनिफिट है, हमारे कंट्री की प्राइस भी स्टेबल रह सकती है। 6th इज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है गुड लिविंग स्टैंडर्ड। गुड लिविंग स्टैंडर्ड कब हो सकता है, जब पर पर्सन पर कैपिटा इनकम, एक इंसान की इनकम कैसे ज़्यादा है तो उसका क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा। अब कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, तो कंपटीशन कैन बी सीन अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। Just to stand in a competition, each producer tries to lower the price and higher the quality of the product. Standard of living of people can be improved. अभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगी क्योंकि हम फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विस इम्पोर्ट करवा रहे हैं, तो हमारे डोमेस्टिक यानी हमारे खुद के कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्ट की प्राइस कैसे कर लेंगे, कम कर लेंगे। इससे किसको बेनिफिट है, हमारे पॉपुलेशन या सोसाइटी या हमारे सिटीजन को। इससे क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको कौन सी प्राइस में मिल गया, लो प्राइस में, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हो गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया, राइट। 7th इज एक्सचेंज ऑफ कल्चर, फैशन एंड नॉलेज। एक्सचेंज ऑफ फैशन, कल्चर एंड नॉलेज, राइट। क्या होता है कि वो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ का नॉलेज, कल्चर, फैशन, वो सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है, जिससे हम वो कंट्री को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकें और इंपोर्ट के समय उनको हमारी कंट्री का नॉलेज, फैशन होना ज़रूरी है। तो ये क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से नॉलेज एंड रिसर्च और ये सारी चीज़ें भी एक्सचेंज करती है। 8th इज हेल्पफुल इन कैलमिटीज। Helpful in calamities. Calamities could be of students man-made or nature. Majorly natural calamities जो होती हैं, natural calamities could be of earthquake, flood हो सकता है या ड्राउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई एक कंट्री बहुत मुसीबत में है फाइनेंशियली, तो दूसरी कंट्री के साथ अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके साथ रिलेशन अच्छे हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो दे कैन हेल्प अस इन अ मैनी वे, लाइक फाइनेंशियली, इन अ फूड वे ऑल्सो। सो वो क्या होता है, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। 9th इज वर्ल्ड एज अ मार्केट। वर्ल्ड एज अ मार्केट, उसमें है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस नेशंस use superior technology and produce things on a large scale. They are always trying to find out the potential market for a surplus production across the border. As a result of this, international market is developed. This phase, many countries of the world enter the international market. Hence, world become a market. पूरा world क्या बन गया? Market kind of. There is no boundaries, no borders over there. You can sell your product to any of the country, and you can even import the product from any of the country. So they always trying to find out the potential market for the surplus production over their borders, right? तो क्या होते हैं, obviously हर बार क्या होता है, import export के लिए they always find a customer or person जिसको हम product exchange कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे इसके इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल ट्रेड के। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंसेंटिव्स फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड के।